हाल है, क्या हाल है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 MIL आपका सब्जेक्ट है हिंदी, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं धमाका सीरीज सुपर 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, 100% चांस। सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा क्या है? आपको क्लास में याद करा देंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है राजा? भाषा क्या है? एक ऐसा साधन है। भाषा क्या है? एक ऐसा साधन है, आपको बोलना पड़ेगा तब याद होगा। एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो विचार होते हैं, अपने मन में जो विचार आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के सामने रखते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनियों मतलब बात करने वाली ध्वनियाँ, है ना? तो उसे हम लोग कहते हैं वाचिक ध्वनियाँ। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है। तो जो भाषा है, वो हम लोग क्या होता है? एक क्या चीज़ है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अपने मुख से कुछ बोलते हैं। तो जो चीज़ बोल रहे हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी भाषा में बोलते हैं। कोई हिंदी में बोलता है, कोई मैथिली में, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, कोई मैथिली में, कोई उर्दू में, अलग-अलग भाषा में बोलता है। तो भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए, जिसके चलते क्या होता है, हम अपने विचारों को आदान-प्रदान करते हैं। जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान की माध्यम कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो भाषा जो है वो मनुष्य की एक सार्थक वाणी है। सार्थक वाणी मतलब क्या हुआ? जो सार्थक हो, निरर्थक नहीं हो, है ना? जो मतलब एक भाषा बोला जा रहा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? अब मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आ रहा हो, तो समझ में आना ही मतलब वो सार्थक कहलाता है। समझ रहे हैं? तो सार्थक वाणी को कहते हैं। कोई भी हम भाषा कुछ भी कोई बच्चा बोलता है तो हमें समझ नहीं आता है ना? तो सर वो भाषा नहीं हुआ। भाषा मतलब कोई सार्थक, कोई सरल शब्द जो हम बोलते हैं तो उसे समझ में आना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हिंदी ध्वनियों का स्वरूप। हिंदी ध्वनियों का स्वरूप क्या होता है? 1 मिनट वेट कीजिएगा। हिंदी ध्वनियों का स्वरूप, चलिए। तो जो हिंदी ध्वनि होता है उसका क्या स्वरूप होता है? आपको बता देते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग का आएगा, वो कैसा क्वेश्चन आएगा आपको बता देते हैं। एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि सर क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्वेश्चन आपको बता देते हैं, 1 मिनट कैसा क्वेश्चन आता है, 2 मिनट रुकिएगा सर। कि आपको पता चल सके कि भाई आखिर क्वेश्चन कैसा आता है, कीजिएगा। एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना राजा, वो आपको एक शॉर्ट में लिखना आता है, शॉर्ट लिखने आता है। है ना, नोट्स जैसे लिखते हैं वैसे लिखना आता है। ये देखिए यही है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से 4 जो होते हैं उसको हम लोग को 4 संक्षिप्त लिखना है। इसमें इस तरीके से आता है, मतलब संक्षिप्त लिखने आता है। जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, 6 आता है, उसमें से 4 बनाना होता है और 5-5 नंबर का आपको मिलता है 20 मार्क्स। तो यही शॉर्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? तो संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने आया था अगली बार 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए। सेमेस्टर 1 में अगली बार आया था, टिप्पणियाँ लिखने आया था, संक्षिप्त टिप्पणियाँ जो कि सीधा 4 क्वेश्चन बनाइए, आपको नंबर मिलेगा 5-5 नंबर के हिसाब से। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको इस हिसाब से पूछा जाता है, वो आपको कराएँगे। अभी शॉर्ट का ध्यान दीजिए, तो शॉर्ट पे इस तरीके से पूछा पूछा जाता है, आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है? तो लॉन्ग क्वेश्चन कराएँगे तो उसमें भी शॉर्ट भी आपका आ जाएगा। अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन करा देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो करेंगे ऐसा नहीं है कि केवल लॉन्ग में ही पूछेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। समझा क्या? चलो। चलिए हिंदी ध्वनियों का स्वरूप आप लोग देख लीजिए। अक्षर और हिंदी वर्णमाला का क्रम निर्धारण। अक्षर जो होता है राजा वो क्या होता है? वर्णों के बोले जाने वाले रूप को अक्षर कहते हैं। और जो हिंदी वर्णमाला क्या होती है? हिंदी वर्णमाला के क्रम का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन वर्णमाला होता है कि अ से लेकर अंगों तक स्वर होता है और क से लेकर अक्षरों तक वर्ण होता है। उसके बाद लिपि, लिपि का विकास के बारे में हमको कुछ टिप्पणियाँ लिखना पड़ेगा। लिपि क्या होता है राजा? कि कोई बोली है, कोई भाषा है, उसको अगर हम लोग लिखित रूप में लिखें, तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिपि का विकास कैसे हुआ? तो भाई लिपि का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ। चित्र से लिपि, आप लोग पत्थर में
जो पाषाण युग था वहाँ पर पत्थर से लिखते थे, पत्थर पर लिखते थे। आप अलग-अलग चिन्ह देखते होंगे तो चित्र लिपि है, सूत्र लिपि है, प्रतीकात्मक लिपि है, भावमूलक लिपि है, भाव ध्वनि मूलक है और ध्वनि मूलक लिपि है। याद रखिएगा, जो लिपि होता है उसमें अक्षरात्मक होता है और वर्णात्मक होता है। अक्षर में जैसे क और अ को मिलाकर क बनता है, अक्षर अक्षर बनता है, ठीक है? और वर्णात्मक जैसे क, अ, ये ट ये वर्णात्मक है, वर्ण है, ठीक है? वर्ण जो प्रवर व्यंजन होता है उसमें से वर्ण है। अ, आ से अंग तक ये वर्ण है, क से लेकर अंग तक ये वर्ण है, अक्षतरोज्ञ तक वर्ण है। अगला है भारत की प्राचीन लिपियाँ, भारत की 18 लिपियाँ होती है प्राचीन, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। प्राचीन लिपि 18 होती है और उसमें से 2 प्राचीन लिपियाँ मिलती है जो कि ब्राह्मी है और खरोष्टी है, याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताएँ, राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषता यहाँ पर है। तो राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? राष्ट्रभाषा मतलब जो वह भाषा जो बहुसंख्यक में बोला जाता हो, देश में बहुसंख्यक में, जैसे हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और भी बहुत सारी भाषा है जिसे है राष्ट्रभाषा दिया गया है। वैसे तो किंतु भारत में जो हिंदी है वो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, जहाँ पर लगभग 60 करोड़ लोग बोली जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है? हिंदी की कुछ विशेषताएँ हैं कि जो राष्ट्रभाषा होता है वो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान विज्ञान का विपुल साहित्य भी होता है और शब्द का भंडार होता है। उच्च कोटि के साहित्य की रचना भी होती है और ये बहुत सरल और वैज्ञानिक होता है, इसकी जो लिपि होती है, और भावनात्मक एकता स्थापित भी होता है इस भाषा में। इस भाषा में प्रेम, साथ ही साथ सुंदर और संस्कृति, वैज्ञानिक और सभ्यता से जुड़ा हुआ भाषा हिंदी है हमारा। मातृभाषा या माध्यम भाषा किसको कहते हैं? मातृभाषा मतलब जो हम अपने माँ से सीखते हैं, मतलब जन्म से जो हम बोलते हैं, जो बोली हम बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। माध्यम भाषा कहते हैं कि जिस माध्यम भाषा ऐसी भाषा जिससे हम अपना अध्ययन ग्रहण करते हैं, वो माध्यम माध्यम भाषा होता है। संपर्क भाषा का मतलब होता है जो विशाल देश में बोली जाती है, जो अधिकांश अलग-अलग राज्यों में, शहरों में, क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है और उनकी भाषा के आधार पर प्रायः रखे गए हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, इसी प्रकार से अन्य-अन्य राज्यों में अन्य-अन्य भाषा को बोली जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जो सरकारी दस्तावेज, कामकाजों में लगाई जाती है। इसको हम लोग ऑफ़िशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। शासन, विधान, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में इस सारी भाषा का उपयोग किया जाता है। राजभाषा कोई एक भाषा नहीं है, बहुत है और ऐसे-ऐसे बहुत सारी भाषा राजभाषा घोषित की गई है। उसमें से हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है और अनेकों भाषा उसमें डाला गया है क्योंकि राजभाषा जो भारत है वो भिन्न-भिन्न भाषाओं का देश है, तो विभिन्न भाषा यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो राजभाषा बहुत सारी भाषा होती है और किसको कहते हैं राजभाषा राजा? जो ऐसी भाषा जो हमारे सरकारी दस्तावेज़, कामकाजों में इस्तेमाल किया जाता है। कार्यकालीय हिंदी का स्वरूप, कार्यकालीय हिंदी का स्वरूप क्या होता है? इससे आश्चर्य होता है कि जो कार्यालयों में कामकाज करने के लिए जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसे सरकारी हिंदी या प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। ये हिंदी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पश्चात अस्तित्व में आई थी, क्योंकि इससे पूर्व अंग्रेजी और मुगल शासन में प्रशासनिक कामकाज की भाषा अंग्रेजी अथवा फ़ारसी थी। पता है आपको? और स्वतंत्रता संग्राम में इस समय सारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी ने संपर्क भाषा का किया था। तो बने रहिएगा वीडियो पे सर, सारा पढ़ा देंगे, यहीं आपको याद करा देंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी करा देंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 2-4 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन से आ जाता है, वो आपको करा देंगे। ठीक है? अगला है अर्ध सरकारी कार्यालय किसे कहते हैं? अर्ध सरकारी कार्यालय मतलब होता है कि ऐसी संस्थाएँ ऐसा राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की संस्थाओं से साझा सहयोग लेती है। अर्थात जिस संस्था में सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट पब्लिक क्षेत्र दोनों की पूंजी लगी होती है, उसको हम अर्ध सरकारी कार्यालय कहते हैं। सरकारी मतलब अर्ध सरकारी मतलब जो आधा सरकारी हो, आधा प्राइवेट हो, आधा निजी हो, आधा सरकारी हो। सुन नहीं रहे हो? ध्यान देना, ध्यान देना इस बात को, आधा सरकारी और आधा निजी हो। इन्हें ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
सरकारी शेयर आधे से अधिक होने पर अथवा संस्था भी कहते हैं। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, बिहार प्रदेश राज्य परिवहन निगम, ये सब अर्ध सरकारी कार्यालय कहा जाता है। सरकारी पत्र ऐसा पत्र जो सरकारी दस्तावेज, सरकारी कामकाज में, आवेदन में अम, या मुखियों के से जारी होता है, मुखियों के लिए जारी होता है, उसको सरकारी पत्र करते हैं, सरकार की तरफ से जो पत्र जारी होता है। संबंधित विभाग मंत्रालय के सक्षम अधिकारी को उस जारी करने का आदेश देती है, तब वह अधिकार उससे सरकार की ओर से संबोधित विभाग के मुखियों को जारी किया जाता है। इसी पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। अधिसूचना, अधिसूचना को हम लोग नोटिफ़िकेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में नोटिस भी कहते हैं। सरकार की ओर से साधारण तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि की सूचना प्रसारित की जाती है। जब सूचना प्रसारित होती है, तो उसको हम लोग अधिसूचना कहते हैं। इसको हम लोग टेंडर भी कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा विभिन्न विभागों के पास प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त जनहित में उन अनेक प्रकार के निर्माण कार्य अथवा कुछ वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय भी करता है। इन सब कार्यों को पारदर्शिता के साथ-साथ कम समय में, कम लागत या अधिकतम लाभ के साथ सर्वोत्तम रूप में कराना सरकारी विभाग का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसे हम लोग निविदा कहते हैं। चलिए फटाफट से हाउ द जोश बना रखिए। सारा पढ़ाएँगे, सब कुछ समझाते जाएँगे। जहाँ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है सर? बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए, बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, जो भी बच्चे कर रहे हैं, सबके लिए हिंदी बहुत कंपल्सरी है। एमआईएल है, 70 मार्क्स का आपसे आता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है। और आपको बता दिया किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, संक्षेपण दिया था, आसान था, चिंदी क्वेश्चन था। लेकिन एमसीक्यूज़ आपसे पूछता नहीं है और एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं पूछता है। क्या पूछता है राजा? वेरी शॉर्ट पूछता है, मतलब एक-एक लाइन वाला आंसर पूछता है। कैसे लिखना है सब कुछ बताएँगे। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं बताया था, जो यहाँ पर हिंदी में आपका एमआईएल होता है ना, उसमें एमसीक्यूज़ नहीं पूछता है। देखो कैसे दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देना है। एक-एक लाइन का क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई थी? तो बाही लिपि से हुई थी, ब्राह्मी लिपि से हुई थी, ठीक है? बच्चे ने गलत लिखा, ब्राह्मी लिपि से होती है। बहुत चिंदी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा, खाली ब्राह्मी लिपि लिखने से नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा। लिखना पड़ेगा देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई थी। एमसीक्यूज़ नहीं पूछेगा यहाँ, टिक मारने वाला नहीं पूछता। टिक मारने वाला नहीं पूछता है। हिंदी में आपसे वेरी शॉर्ट पूछता है, शॉर्ट पूछता है और लॉन्ग पूछता है। शॉर्ट में भी आपसे संक्षेपण पूछता है, तो बहुत बढ़िया बात है। संक्षेपण आपसे पूछेगा यहाँ पर और संक्षिप्त लिखना है, जैसे प्रारूप हो गया, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, संपर्क भाषा, सरकारी पत्राचार, अभी आपने पढ़ा है ना? अभी आपको पढ़ा है ना सरकारी पत्राचार, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखना और तुलसीदास। तो आगे हम लोग क्लास देखेंगे, सब कुछ उसी में कवर होगा। अगला है प्रारूपण, आ गया ना प्रारूपण, प्रारूपण या उल्लेखन के महत्व को स्पष्ट करना है। साथियों आपको बता दें, प्रारूपण के बारे में अगर आपको संक्षिप्त पूछता है तो प्रारूपण का आप महत्व भी लिख सकते हैं। प्रारूपण के एक्चुअली आपको बारे में लिखना है। तो प्रारूपण का मतलब क्या होता है? प्रारूपण या आलेखन की प्रक्रिया आजकल सरकारी कार्यविधि के साथ जुड़ी हुई है, जो एक विशिष्ट पद्धति है। सामान्यतः किसी कार्यालय में उच्च अधिकार द्वारा दिए गए आदेशों के फलस्वरूप अथवा फ़ाइल में पूर्वोत्तर संदर्भ के आधार पर सरकारी या अर्ध सरकारी परिपत्र, प्रस्ताव, सूचना, समझौता आदि का प्रारूप तैयार होता है। निजी रूप के पत्र का उत्तर आप किसी भी रूप में लिखें, यह आपकी शैली पर निर्भर करता है, परंतु सरकारी पत्राचार की निश्चित प्रक्रिया होती है। उसका सामूहिक उत्तरदायित्व है। ऐसी स्थिति में आलेखन या प्रारूपण का अपना महत्व भी होता है। प्रारूप तैयार करते समय एक प्रारूप लेखन को निम्नलिखित प्रमुख चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है विषय या संदर्भ के बारे में लिखना, दूसरा है प्रारूप के अंग जिसको रूपरेखा कहते हैं, क्या कंटेंट है उसमें और उसके बाद लेखन है और उसके बाद लास्ट में प्रस्तुति करना होता है। तो एक प्रारूपण मतलब क्या हुआ कि भई आखिर सरकारी दस्तावेज में सरकारी में जो पत्राचार लिखी जाती है, उसमें प्रारूपण तैयार करते समय हम एक प्रारूप लेखन प्रारूपण का मतलब होता है एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, चरण में गुज़रना पड़ता है, जहाँ पर विषय, प्रारूपण के अंग, लेखन और प्रस्तुति
कहते हैं टिप्पण क्या है? तो टिप्पण फ़ाइलों पर प्रस्तुत किया जाता है। उच्च श्रेणी कलर के अधिकारी जिनको कोई ज़िम्मेदार या जॉब कार्यामुख प्रशासकों द्वारा सौंपा जाता है। फ़ाइलों पर अपने मतानुसार या वैधानिक स्थिति के अनुसार संक्षिप्त नोट या टिप्पण लिखते हैं। इस संक्षिप्त नोट या टिप्पण पर ही सक्षम अधिकारी या मुख्य प्रशासक निर्णयाधीन होते हैं। कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के कामकाज होते हैं। प्रत्येक कामकाज की पत्रावलियों पर, फाइलों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ भी लिखी जाती हैं। सामान्य टिप्पणियाँ लिखती हैं, स्वतः स्पष्ट टिप्पणियाँ होती हैं, विभागीय टिप्पणियाँ होती हैं, नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ नाम से होती हैं। अगला है, अपन लेखन करते समय किन-किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? पहला, प्रथम तो ढाँचे पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए, मतलब मार्जिन देना चाहिए। जैसे आप लोग कॉपी पे लिखते हो ना, कॉपी पे मार्जिन छोड़ते हो स्केल से, इस तरह है ना? तो बाईं तरफ मार्जिन छोड़ते हैं, तो हाशिया छोड़कर लिखनी चाहिए। हाशियों में पूर्व संकेत, पत्रावली की पृष्ठ संख्या लिखना पड़ता है तथा पताका जो पताका जो आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है? इस हो रही है। ठीक है? पटाखा वाला मतलब वो पटाखा मत समझ लीजिएगा, ये पताका है। पताका मतलब जो संख्या लिखते हैं या क, ख, ग इस तरीके से लिखते हैं ना, वो पताका हुआ। टिप्पण लेखक को बाईं ओर अपने जो अक्षर हस्ताक्षर होता है वो भी करना चाहिए बाईं ओर लास्ट में, जिससे पता चल सके कि अमुक व्यक्ति ने ये टिप्पण लिखी है। टिप्पण का विषय वस्तु हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहले टिप्पण का रफ प्रारूप बना लेना ठीक रहता है। उसकी विषय वस्तु स्पष्ट पर सारे के सारे आवश्यक तथ्यों पर परिपूर्ण हो जाता है। जो टिप्पण वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए और उसमें जो बातें लिखी होनी चाहिए वो बहुत ही संदर्भ और बिल्कुल काम की बातें होनी चाहिए। तर्क जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए और भाषा का सरल और संयंत्र होना भी ज़रूरी है। ठीक है? अतः संक्षेपण की कौन-कौन सी विशेषता है? सबसे पहला है केंद्र बिंदु की संक्षिप्तता होनी चाहिए। अनावश्यक बातों का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। गागर में सागर समेटने की समार शक्ति होनी चाहिए। गागर में सागर समेटने की समार का मतलब होता है कि छोटे शब्दों में, थोड़ी बातें में, थोड़े अक्षरों में, थोड़े वाक्यों में बहुत कुछ लिख देना। है ना? 2 मिनट रुक दीजिएगा सर आते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? चलिए, फटाफट चलिए। वेट कीजिएगा, थोड़ा-सा वेट कीजिए। लाइक नहीं किए सर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक में कुछ भी आपका नहीं जाएगा। द जोश आ जाइए। अब बस 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद करेंगे सेशन को एंड। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करना है सर। आपको एक बार बता देते हैं सर, 20 क्वेश्चन तो देखना ही है। तो आपको बता दिया ना कैसे क्वेश्चन आता है। तो कुछ लेखन वाले में से आता है, जैसे तुलसीदास के बारे में बोलेगा आपको लिखने के लिए, संक्षिप्त में लिखने बोलेगा। संक्षिप्त सन आता है, है ना? संक्षिप्त में लिखना आता है। तुलसीदास के बारे में बोलेगा आपको, कबीरदास के बारे में बोलेगा, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बोलेगा। तो उसके लिए आपको और भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो केवल ये देखने से नहीं होगा, आपको अभी बोल देता हूँ मैं। ये देखने से बस 2 ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 3 क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि अलग-अलग तरीके से पूछता है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ।
देखो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा है, तुलसीदास के बारे में पूछ रहा है। प्रारूपण बता दिया, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएँगे, उसी में आपका हो जाएगा। संपर्क भाषा लॉन्ग क्वेश्चन में बताएँगे, हो जाएगा। सरकारी पत्राचार बता दिया। और ऐसा सब बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन है, वो आपको बता दिया इसी में। और लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी कभी-कभी पूछता है, बोला ना हमने? तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछेगा, तो वो आपको लिख देना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको इस तरह का पूछता है, आप देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई कोई भी कहानी का, कोई भी गद्य का या पद में से कोई लाइन को दे देगा, उसको लाइन को बोलेगा आपको अच्छे से लिखो भई। समीक्षा करो उसको, जैसे यहाँ बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी का समीक्षा करो। उस वाटिका प्रसंग में निहित भाव को स्पष्ट ये सारा क्वेश्चन हमको करा देंगे। वो लॉन्ग में हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ-कुछ है, जो आपको शॉर्ट में पूछेगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, उसका सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। या तो लिंक इसका आप दे देंगे, अगर आप लोग नहीं देख पाओ, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन का आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा। आपका सारा काम हो जाएगा, तो लॉन्ग शॉर्ट प्लस हो गया और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, फिर 50 मार्क्स आपका, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? अगला देखते हैं, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। पल्लवन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? पल्लवन शब्द पल्लवन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विस्तार, अर्थ क्या है? विस्तार। अंग्रेजी में इसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। पल्लवन का दूसरा अर्थ विकसित होना भी है, मगर यहाँ पल्लवन का अर्थ किसी गद्य पद या सूक्तिपरक पंक्ति या लोकोक्ति आदि के भाव विस्तारित होते हैं। तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पल्लव से बना होता है और यहाँ पर पल्लवन का अर्थ किसी गद्य पद या सूक्तिपरक पंक्ति या लोकोक्ति आदि के भाव विस्तारित से होते हैं। अगला है प्रारूपण के कौन-कौन से अंग होते हैं? तो पहला है यहाँ पर अपना शीर्षक, फिर पत्र संख्या, पत्र प्रेषक है, संक्षिप्त में है संदर्भ, संबोधक, पत्र का मूल, फिर विनम्रता सूचक शब्द, हस्ताक्षर और पृष्ठांक, फिर है यहाँ पर संलग्नक। ठीक है? प्रारूपण के गुण बताइए, तो ये शुद्धता होती है, यहाँ पर पुण्यता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तथ्य पुण्यता, औपचारिकता, उपव्यक्त शैली, संक्षिप्तता और शिष्टता। बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ गद्य सूक्ति का पल्लवन यहाँ पर है, जिससे यहाँ बैर, क्रोध का उच्चार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जैसे देखिएगा क्वेश्चन, भय के साध्य और असाध्य दोनों रूप में वो सदोहर समझाइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आप पीडीएफ से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? इम्पोर्टेंट पढ़ाने का तो वो पढ़ा लेंगे, ये किताब वाला आप उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे गेहूँ और गुलाब में लेखक के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख के ज़रूर जाइएगा ये सारा। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर पीडीएफ ले लीजिएगा। समझा क्या? पीडीएफ आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका हमको एमसीक्यूज़ जो वो नहीं आता है, इसलिए एमसीक्यूज़ के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ आता नहीं है। आपको ढाई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको अपने से लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग देखिएगा। आपको क्वेश्चन भेज देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर। देखिएगा, क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज़ नहीं दिखेगा, वेरी शॉर्ट रहता है, आपको वेरी शॉर्ट देखना होगा। वेरी शॉर्ट का भी हम लोग सीरीज़ कराएँगे, क्लासेस कराएँगे, सब कुछ होगा। और क्या हुआ, जैसे गेहूँ बनाम गुलाब नामक निबंध में गेहूँ और गुलाब किसके प्रतीक थे? तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत पाठ में जो गेहूँ को मानव की भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक माना गया है और गेहूँ को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना गया है। और ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि हम नहीं करा पाएँगे। लास्ट में देख लीजिएगा, जैसे सदाचार का ताबीज़ में कवि का व्यंग समझाइए, तो ये आपको समझाना है क्वेश्चन। इस तरह देख के ज़रूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं, एक बार अच्छे से प्यार से रीड कर लीजिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है? हाँ, तो वो करा दिए हैं, वो ही इम्पोर्टेंट था। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ-कुछ देखेंगे, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, भाषा हो गया और शब्द हो गया, ध्वनि हो गया। ये हम लोग व्याकरण का जो भी पार्ट होता है वो देखेंगे और फिर जो किताब वाला था उसमें से 4-5 आपको बता